गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के लेसन 1 को। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के लेसन 1 का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर ये संविधान क्या है। तो इसको बेहतर तरीका से समझने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे। आप लोग खेल खेलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। आप समझते हैं कि इसमें कोई ना कोई रूल होता है। जैसे आप कबड्डी खेलते हैं और उसमें रूल होता है कि अगर कोई किसी को टच कर ले तो वह व्यक्ति आउट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे तरफ जाता है और पकड़ लिया जाता है और तो वो आउट हो जाता है। या फिर खेलने के दरमियान अगर हम आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं तो हम आउट हो जाते हैं। अगर हम खेल में जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो हमें ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड इत्यादि मिल जाता है। सेम रूल फुटबॉल में भी है कि अगर हम अंपायर के बातों को नहीं मानते हैं तो हमें रेड कार्ड या ब्लू कार्ड, येलो कार्ड, इस प्रकार से अनेकों कार्ड रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू पनिशमेंट। इसके अलावा क्रिकेट के रूल में अंपायर का कहना नहीं मानने पे, या क्रिकेट खेलने में जैसे कि विकेट पे बॉल लगती है तो आउट होते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं और ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम खेल को स्मूथली खेलें और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में हमें खिलाड़ियों के बीच में कोई झगड़ा ना हो। तो उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऐसा ही नियमावली होता है जो हमारे समाज को सही ढंग से चलाने में मदद करता है। एक सिंपल लाइन में कॉन्स्टिट्यूशन का आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि नियमों और सिद्धांतों का एक किताब होता है, एक समूह होता है जो हमारे सरकार को स्मूथली रन कराने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है, तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ गए कि ये हमारे लिए क्यों। अब दूसरा है कि एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी स्थिति में कोई भी काम स्मूथली करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो लोग एकदम निरंकुश रूप में होते। कोई मान लीजिए कि संविधान है जिसके अनुसार हमें पता है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें दंड मिलेगा, तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, खुद को गलती करने से बचाते हैं ताकि हम ऐसा कोई गलती न कर दें जिससे हमें सजा हो जाए और हमको जेल में डाल दिया जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अब सबसे पहले हम आपको नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो लोगों के मन में ये डर नहीं होता कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें सजा होगी और लोग निरंकुश हो जाएंगे और इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि गेम में कोई रूल ना हो तो क्या होगा, जिसका मन करेगा वो जब खेलेगा, जिसका मन वो आउट हो जाएगा। तो ये रूल जो होते हैं हमारे जीवन को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या करता है, हर वो व्यवस्था को स्मूथ कर देता है जिसे हमें सामाजिक रूप में ज़रूरत है। अगला पॉइंट हम जानते हैं की फीचर्स। इसका की फीचर्स भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि इसको तरीका से बनाया गया है और इसका ड्राफ्ट कमेटी में जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और उन्होंने इसका ड्राफ्टिंग किया था। और सबसे पहले इसमें बनाया गया सबसे इसका की फीचर्स है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ये नहीं है कि पूरे देश में एक ही सरकार होगी, नहीं, देश को मुख्य रूप से चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। उसके अलावा सेंट्रल के बाद उसके अंडर में काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट के बाद म्यूनिसिपैलिटी होती है। इसके अलावा आप लोग पिछले 6 क्लास में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में,
जो फेडरलिज्म के अंतर्गत आता है और जिसमें आप लोगों ने 3-4 प्रकार की सरकारों को पढ़ा है, जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड पंचायती राज। ये सभी इंडिया में जो फेडरलिज्म सिस्टम है गवर्नमेंट का, वह इसके कामों को आसान कर देता है। अगला पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि संसदीय रूपी यहाँ पे सरकार चुनने का तरीका है, यानी कि जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है। जनता द्वारा उसके प्रतिनिधि डायरेक्टली उसके द्वारा चुने जाते हैं। यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और जनता जब चाहे, मतलब कि हर चुनाव में अगर उसे अपना उम्मीदवार पसंद नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेटिव उसे पसंद नहीं है, तो उसे चेंज कर सकता है। यही इसका फीचर सबसे अच्छा है, जो कि जनता को अपने अधिकार लेने में मदद करता है। अगला पॉइंट जानेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह सारा का सारा पावर एक ही व्यक्ति विशेष के पास होता है, नहीं। पावर का सेपरेशन किया गया है, जिसमें 3 ग्रुप बांटा गया है। पहला लेजिस्लेचर है, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जुडिशियरी है। अब इन तीनों के थोड़े थोड़े संक्षिप्त में इन तीनों के काम को समझेंगे। जब पार्लियामेंट से कानून बनता है, वह सिस्टम लेजिस्लेचर होता है, यानी कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है तो लेजिस्लेचर सिस्टम से बन करके हमारे बीच आता है। और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उस कानून को लागू कराना काम एग्जीक्यूटिव का होता है। और उस कानून को तोड़ने वाले, ठीक है, उस कानून को तोड़ने वाले को क्या होता है, जुडिशरी के माध्यम से सजा मिलती है। अब एक एग्जांपल हम आपको फिर देना चाहते हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून लेजिस्लेचर द्वारा, बिहार विधानसभा द्वारा लागू हुआ और उसको बिहार के पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और जो व्यक्ति इस काम को करते हुए पकड़े जाते हैं, यानी कि इस अपराध को करते हुए पकड़े जाते हैं, तो न्यायपालिका द्वारा उन्हें क्या होता है, सजा मिलता है। तो ये तीनों का काम आप लोग समझ लिए। अब आगे फिर बढ़ते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं, यानी कि हमारा अधिकार है ये। और ये अधिकार हमारा क्या है, तो ये हम समझेंगे। तो पहला हमारा अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उनका सबका अधिकार समान है और वे सभी स्वतंत्र रूप से भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कहा जाएगा कि नहीं, यू आर आउट फ्रॉम इंडिया एंड आई एम ओरिजिनल इंडियन, ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। वो सभी व्यक्ति भारत के ही नागरिक हैं और उन सभी का भारत पे समान अधिकार है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहने का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति भारत के जो हैं वह कभी भी कहीं भी पूरे भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, वे पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा राइट टू एक्सप्लेनेशन। राइट टू एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 40। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि किसी के अधिकार को हम हनन नहीं कर सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति से हम जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी 14 वर्ष के नीचे के बच्चे को काम पे नहीं रख सकते हैं। इसके अंतर्गत यही आता है। अगला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि यहाँ पे हम जानते हैं जैसे कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे सभी अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के अनुसार अपनी प्रार्थना, अरदास, विनती जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पे फ्रीली कर सकते हैं। ये ना कि ये भारत है तो सिर्फ यहाँ पे एक पार्टिकुलर कास्ट जो है वो पूजा पाठ करेगा, दूसरे को बैन कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ
नहीं है, ये संविधान द्वारा दिया हुआ अधिकार है। अगला पॉइंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में यानी कि जो व्यक्ति जब तक चाहे वो अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अपने सभ्यता को, अपने धर्म के अनुसार अपने सभ्यता को सीख सकता है। अब जैसे कि एक और है एजुकेशनल राइट में कि जितने भी 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उन्हें सरकार द्वारा फ्री शिक्षा, नो एनी कॉस्ट, यानी कि यहाँ तक कि उनको बुक के लिए भी, पोशाक के लिए भी पैसे नहीं लगेंगे जब तक कि वो 14 साल के नहीं होते हैं, और तब तक उनको फ्री शिक्षा देना है। इसके अलावा लास्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या होता है कि अगर किसी देश की जनता को अगर लगता है कि उसके अधिकार को छीना जा रहा है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने आप जा करके कोर्ट में उसके विरुद्ध मामला दर्ज करा सकता है और वह अपने अधिकार की मांग कर सकता है। अगला आप लोगों ने जान लिया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हुए। इसके अलावा हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया है कि हमें किस चीज़ का, राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान करना, राष्ट्रीय धरोहरों को बचाना, बहुत सारे ऐसे हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी हर राष्ट्रीय वस्तुओं का सम्मान करना, ये सब चीज़ हमारे संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आते हैं। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स को समझ लिया। अब अंतिम पॉइंट हम जानते हैं आपका की फीचर का, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? तो सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यानी कि जैसे बहुत सारे देश जो हैं वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलते हैं, जैसे नेपाल हो गया अपने को हिंदू कंट्री बोलता है, लेकिन भारत जो है वो सेकुलर स्टेट है। कहने का मतलब यह है कि इस देश में सारे धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष समुदाय के लिए ही है। और इस सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि संविधान द्वारा किसी भी एक विशिष्ट धर्म या जाति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सबका एक समान अधिकार है और सबको एक समान ही वर्क करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी कि हिंदुओं को मंदिर जाने दिया जाएगा और मुस्लिमों को मस्जिद जाने से रोक दिया जाएगा, या क्रिश्चियन को चर्च जाने से रोक दिया जाएगा, या फिर मतलब किसी भी धर्म का कोई भी रुकावट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे हर धर्म के धर्म ग्रंथ का उतना ही सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार, संविधान के अनुसार एक ही अधिकार होगा और भारत में सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और यही यहाँ के इस भारत को सेकुलर बनाता है। आगे हम जानेंगे अब कि आप के लेसन में क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आप लोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करने के पहले आप पूरे लेसन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जैसे कि आपने पिछले क्लास में किया है, सबसे पहले लेसन के सारे डेफिनेशंस को करेंगे और डेफिनेशंस को करने के बाद उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और इस करने के दरमियान अगर कोई आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप अपने टीचर से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।